Very good morning, friends. Today we are here to discuss part 3 of IBC. So this is insolvency resolution and bankruptcy for individuals and partnership firms, including case studies. So we will discuss all these things. Part 3 में there are 7 chapters and there are more than 100 sections, but very easy to understand. मैं आपको सिंपल भाषा में पहले बता देता हूं कि प्रोसेस होता क्या है इसका। ठीक है, डिफॉल्ट अमाउंट आपको पता ही है 1000 से 1 लाख रुपए। 1000 मिनिमम है, 1 लाख मैक्सिमम हो सकता है। एप्लीकेशन इसमें देखो, अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको CIRP तो आता ही आता है। अब जिसको CIRP भी नहीं आता उसको ये समझना मुश्किल होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम चीजों को पुराने से रिलेट करके चलते हैं। अब ये तो यहाँ पर एप्लीकेशन लगाएगा कौन? डेटर या क्रेडिटर। यहाँ पर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल वाली बात नहीं है, यहाँ सिर्फ डेटर वर्ड है और क्रेडिटर वर्ड है। एक और इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहला डिफॉल्ट अमाउंट डिफरेंट है वहां से, ठीक है, वहां 1 लाख से 1 करोड़, यहाँ 1000 से 1 लाख। एप्लीकेशन इसमें डेटर लगाएगा या क्रेडिटर लगाएगा। डेटर तो वही जो इसमें इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म होगी या उसके ब्याह पे कोई पार्टनर, और क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो ऑपरेशनल हो। एक इसमें अलग कॉन्सेप्ट आती है इंटरिम मॉरेटोरियम की। ये इंटरिम मॉरेटोरियम क्या है? इंटरिम मॉरेटोरियम होता है जैसे ही एप्लीकेशन फाइल की, इंटरिम मॉरेटोरियम 1000 किस लिए यूज हुआ है सर? 1000 यूज हुआ जो डिफॉल्ट अमाउंट है। जैसे सेक्शन 4 में जैसे ट्रिगर है ना, तो यहाँ पर जो ट्रिगर है वो 1000 पे ट्रिगर हो जाएगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बाय नोटिफिकेशन इसको 1 लाख तक कर सकती है। ठीक है जी, जैसे वहां है ना 1 लाख रुपए इनिशियल है। और मैं सबको म्यूट कर देता हूँ वरना बीच बीच में चलती रहेगी, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, राजीव जी म्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ जी, तो यही पे एक सवाल है, पूछ लूं क्या? बाद में पूछ लूं? आप पूछिए 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 पूछिए। पूछिए सर जी। सेक्शन 4 में 1 लाख की लिमिट थी, 1 लाख बताया था, फिर बाद में नोटिफिकेशन की इसे 1 करोड़ कर दिया। हाँ 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 हाँ, सेम यही है, यहाँ पे 1 करोड़ है और 1 लाख है, तो और कोई नोटिफिकेशन से 1 करोड़ की लिमिट बढ़ा दी है, नहीं बढ़ा दी है? नहीं 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 नहीं, ऐसा है। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 ये कहता है कि मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट 1 लाख है, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बाय नोटिफिकेशन उसको 1 करोड़ तक बढ़ा सकती है। ये पार्ट 2 में बातें कही गई है। अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है, कहा गया है कि डिफॉल्ट अमाउंट 1000 रुपए है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको 1 लाख तक कर सकती है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये 1 लाख से ऊपर अगर करेगी तो फिर उसको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी एक्ट में। ये है। नहीं, अभी तक बढ़ाया नहीं ना, यही है लिमिट। अभी कुछ नहीं बढ़ाया, नहीं अभी नहीं बढ़ाया, अभी कोई केस आने शुरू ही नहीं हुए ना। अभी तो DRT और CR सरफेसी में चल रहे हैं इनके केसेस। इंडिविजुअल पार्टनरशिप में अभी केस नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ठीक। नहीं 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 बढ़ाया। राजीव चोपड़ा जी आप पूछ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिफॉल्ट अमाउंट बढ़ा दिया? नहीं बढ़ाया, अभी नहीं बढ़ाया। तो एप्लीकेशन लगेगी डेटर या क्रेडिटर से। यहाँ वो खत्म हो गई। ठीक है, इंटरिम मॉरेटोरियम एक कॉन्सेप्ट इसमें आती है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही होगी मेरे हिसाब से। हाँ, तो इंटरिम मॉरेटोरियम की कॉन्सेप्ट है। इंटरिम मॉरेटोरियम क्या है? इंटरिम मॉरेटोरियम का मतलब ये है कि जैसे ही एप्लीकेशन फाइल होगी इंटरिम मॉरेटोरियम लग जाएगा। मॉरेटोरियम कब लगता था CIRP में? वो लगता था जब एप्लीकेशन एडमिट हो जाती थी। यहाँ पर भी मॉरेटोरियम तभी लगेगा जब एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी, लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन फाइल होगी, फाइल का भी एक मतलब है। फाइल का मतलब ये कि रजिस्ट्री उसको चेक कर लेती है और वो एप्लीकेशन बेंच के सामने प्रेजेंट हो जाती है। तो जब बेंच के सामने प्रेजेंट होती है तो वही होती है डेट ऑफ फाइलिंग।
ठीक है। आप जब इनिशियली लेके जाते हो रजिस्ट्री के पास, वो डेटा फाइलिंग नहीं है, ठीक है। यहां पर भी एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, जैसे वहां पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है। आईबीबीआई के पास 7 दिन होते हैं टू रिवर्ट टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट के केस में 7 डेज प्लस 7 डेज, ठीक है। और अगर रिप्लेस करना होगा किसी को तो 7 डेज यहां पर हो जाएंगे और 10 दिन आईबीबीआई रिवर्ट करने में लगाएगा, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट के केस में 17 दिन मैक्सिमम लग सकते हैं। एक इसमें यूनिक फीचर ये है इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फॉर्म में, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं अभी आपको समरी बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए ये है क्या चीज। रिपोर्ट ये है कि आरपी विल मेक ए रिपोर्ट, क्योंकि इसमें क्या है कि अमाउंट बहुत ही कम है। देखो 1000 रुपए या 1 लाख रुपए क्या अमाउंट होता है, कुछ भी। ऐसे हजारों केसेस आ जाएंगे, लाखों केसेस आ जाएंगे, है ना, पार्टनरशिप फॉर्म इंडिविजुअल के अगेंस्ट में। तो इसमें क्या क्या है, आरपी को एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आरपी विल मेक ए रिपोर्ट कि ये एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। और ये इसको रिपोर्ट बनानी है कितने, 10 दिन के अंदर। तो आरपी की रिपोर्ट के बेस पर ही डीआरटी एक्शन लेगा। ये हमें पता ही है कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फॉर्म्स के केस में वो डीआरटी है, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन लगेगी डीआरटी में, लेकिन डीआरटी ने ये जिम्मेदारी ये कोड के थ्रू डाल दी आरपी पे कि भाई आरपी पहले उस चीज को देख ले कि भाई ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने लायक है या नहीं है। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने लायक है तो ये अपनी एक रिपोर्ट बना देगा और उस रिपोर्ट के बेस पर जो है डीआरटी फाइनल डिसीजन लेगा, ठीक। रीजन में ये है क्यों ऐसा कहा गया, आरपी को क्यों ला दिया पहले ही। भाई वहां तो एनसीएलटी एडमिट कर लेता था, आरपी से थोड़ी पूछते थे क्या करना है क्या नहीं करना। यहां पर यह है कि एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, डीआरटी डजंट हैव सो मच टाइम टू रिव्यू ईच एंड एवरी एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये ड्यूटी दे दी आरपी को। और डीआरटी क्या करेगा, डीआरटी विल एक्ट विद इन 14 डेज ऑफ रिसीविंग द रिपोर्ट। तो जैसे ही उसको रिपोर्ट मिल जाएगी आरपी की, उसके 14 दिन के अंदर वो डिसाइड कर लेगा कि भाई एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। और डीआरटी फिर इस एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की कॉपी आरपी को भी भेज देगा, डेटर को भी भेज देगा और क्रेडिटर को भी भेज देगा विद इन 7 डेज, ठीक है। जैसे ही एप्लीकेशन यहाँ फाइल हो रही है, मॉरिटोरियम लग गया है, ठीक है, क्योंकि देखो डीआरटी के पास 14 दिन का टाइम है। इसका मतलब जब फाइल हुई तब इंटरिम मॉरिटोरियम लग गया, और यहाँ पर फिर मॉरिटोरियम लग गया कब, जब एप्लीकेशन एडमिट हो गई। 2 स्टेजेस, इंटरिम मॉरिटोरियम और मॉरिटोरियम। अब डीआरटी एक पब्लिक नोटिस इशू करेगी विद इन 7 डेज फ्रॉम पासिंग ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। एक इंग्लिश पेपर में और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, बिसाइड्स पब्लिशिंग इन डीआरटी प्रीमिसेस एंड ऑन डीआरटी वेबसाइट। तो डीआरटी के प्रीमिसेस में भी वो नोटिस लगा दिया जाएगा और डीआरटी की वेबसाइट पे भी लगा दिया जाएगा, ठीक है। 21 दिन का टाइम है यहाँ सारे क्लेम्स लॉन्च करने के लिए। जैसे सीआईआरपी में कितना था, 14 दिन, लिक्विडेशन में कितना था, 30 दिन। यहाँ पर क्या है, यहाँ अलग ही है 21, ये याद करना है। और विद इन 30 डेज लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स हैज टू बी मेड, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बनानी है। तो आरपी को कितने दिन मिले, 9 दिन मिले, क्योंकि 21 दिन तक तो क्लेम ही आ रहे हैं और आरपी के पास उसको 30 दिन के अंदर बनानी है। 30 दिन कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आरपी के पास 9 दिन, सिर्फ लिस्ट बनाएगा, सीओसी नहीं बनाएगा, ठीक है। जैसे वहां पर तो सीओसी बनती है, और सीआईआरपी में क्या बनती है, सीओसी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर। लिक्विडेशन में क्या बनती है, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी, एससीसी। यहाँ पर क्या बनेगी, लिस्ट बनेगी, सीओसी नहीं बनती, ठीक है। और फिर रेजोल्यूशन प्लान, इसमें क्या है कि रेजोल्यूशन प्लान बनेगा, रीपेमेंट प्लान बनेगा, ठीक है। जो पार्ट 2 है वहां पर क्या बनता था, रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है। यहां पर क्या बन रहा है, रीपेमेंट प्लान। और डेटर विल मेक द रीपेमेंट प्लान, क्योंकि जिसने पैसे देने हैं, भाई यहाँ पैसे देने वाला कौन है, किसके खिलाफ चल रही है ये जो इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी, किसके अगेंस्ट में हो रही है, इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में। तो जो इंडिविजुअल है उसको तो पता है ना भाई मैंने पैसे कहाँ से देने हैं। वहाँ जो रेजोल्यूशन प्लान आता था वहाँ तो अलग कहानी थी, वहाँ तो नया बायर होता था। यहाँ कोई बायर तो है नहीं, इंडिविजुअल को थोड़ी कोई खरीदेगा, ठीक है ना। तो ये अपने आप अपना प्लान बताएगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे पेमेंट करूंगा, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद आरपी। फिर
उसके बाद जस्टिफिकेशन देना है बाय डेटर फॉर अप्रूवल ऑफ प्लान रिपोर्ट ऑन रीपेमेंट प्लान। वो जस्टिफिकेशन भी देना है कि भाई ये जो बता रहा है कि मैं ऐसे ऐसे पेमेंट कर दूंगा, तो भाई होता क्या है, जैसे मान लो एक आदमी ने पैसे देने हैं, तो लेनदार उसके पास पहुंच जाते हैं, कहते हैं भाई बता कब देगा पैसे, वो कह रहे मैं 2 साल में दूंगा। तो 2 साल में भाई कहाँ से आ जाएंगे तेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन भी है, ठीक है। और आरपी क्या करेगा, विद इन 21 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम। 12 डेज है उसको टू प्रिपेयर द प्लान एंड रिपोर्ट, ठीक है। और आरपी क्या कंफर्म करेगा, आरपी ये कंफर्म करेगा कि जो रीपेमेंट प्लान है इट इज इन कंप्लायंस विद द लॉज। इसकी चांसेस ऑफ सक्सेस क्या है, ऐसे तो नहीं ऐसे गप्पे मार रहा है, इसके पास पैसे वैसे है नहीं, ना ही ये देने के मूड में, ठीक है ना। तो चांसेस ऑफ सक्सेस, क्योंकि रीपेमेंट प्लान यहाँ कौन बना रहा है, यहाँ इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म या उसका पार्टनर बना रहा है, ठीक है। और फिर आरपी इसमें डिसाइड करेगा जो क्रेडिटर्स की मीटिंग क्या बुलानी है क्या, अगर बुलानी है, ठीक है ना, तो इट हैज टू बी कॉल्ड विद इन 14 to 28 डेज ऑफ द रिपोर्ट। और उसमें नोटिस देना होगा आपको 14 डेज का मिनिमम। अगर आपने क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी है, बुला भी सकते हो, नहीं भी बुला सकते, ठीक है। और जो क्रेडिटर है वो आपका जो भी रीपेमेंट प्लान आया, डेटर ने जो रीपेमेंट प्लान दिया उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मॉडिफाई किया तो कंसेंट ऑफ डेटर इज नीडेड। भाई डेटर ने कहा जी मैं अपनी पेमेंट 5 साल में कर सकता हूँ, ठीक है। क्रेडिटर कहेंगे जी 3 साल में करो, तो ये 3 साल जो है उस डेटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी कंसेंट चाहिए, वरना वो कहेगा भाई मेरे पास तो आने नहीं पैसे, मैं 3 साल में कैसे दे दूँ, जब मुझे पता 5 साल बाद मेरा बेटा जवान होगा तब पैसे आएंगे तब मैं दूंगा, जो भी कहानी है, ठीक है। तो कंसेंट ऑफ डेटर इज नीडेड। फिर इसमें क्या है कि प्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट्स हैं एक्सेप्ट टू द फॉलोइंग। जो क्रेडिटर्स, जो लिस्ट बनी है लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स की, उनको प्रोपोर्शनेट राइट है एक्सेप्ट टू द फॉलोइंग। प्रोपोर्शनेट किसमें, जो डेट का उनका प्रोपोर्शन है। अनलिक्विडेटेड अमाउंट है, कोई अमाउंट क्रिस्टलाइज नहीं हुआ, उसको वोटिंग राइट नहीं है। किसी का नाम लिस्ट में नहीं है, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में, उसको वोटिंग राइट नहीं है। कोई एसोसिएट ऑफ द पर्सन, जैसे वहां पर सीआईआरपी में कॉन्सेप्ट आती है रिलेटेड पार्टी की, यहाँ कॉन्सेप्ट आती है एसोसिएट की, ठीक है। दोनों में फर्क है। सोनी जी अभी करता हूँ, तो एसोसिएट ऑफ द पर्सन, तो एसोसिएट में क्या है, एसोसिएट में ये है कि जैसे वहां पर रिलेटेड पार्टी है, यहाँ पर एसोसिएट है। एसोसिएट में वही उसकी वाइफ, बच्चे वगैरह, रिलेशन वगैरह, वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैं आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूँ, ठीक है। फिर जैसे ही रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई, आरपी ने रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी एक्सप्लेनिंग ऑल फैक्ट्स, तो ये जो रिपोर्ट है आरपी की प्लस जो रीपेमेंट प्लान है, अगर वो रीपेमेंट प्लान पहले देख लेगा कि भाई कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं हो रही किसी लॉ की, या चांसेस ऑफ सक्सेस क्या है, ठीक है ना, और तो उसके बाद में ये डीआरटी को सबमिट कर देगा। फिर फाइनल डिसीजन डीआरटी का है। अगर एक्सेप्ट हो जाए तो बाइंडिंग हो जाएगा सारे डेटर्स और क्रेडिटर्स पे। अगर रिजेक्ट हो जाए तो क्रेडिटर्स जो है दे गेट ए राइट टू सू फॉर बैंक्रप्सी, तो ये बैंक्रप्सी के लिए फिर सू कर सकते हैं। डायरेक्टली बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स विल नॉट स्टार्ट, ठीक है। पहले इंसॉल्वेंसी, बाद में बैंक्रप्सी। Once repayment plan is complete, report by RP within 14 days of completion of the plan. अगर मान लो उसने कोई रिपेमेंट प्लान दिया था डेटर ने, एक रिपेमेंट कंप्लीट हो गई, तो फिर आरपी की रिपोर्ट लगेगी विद इन 14 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्लान। नॉन कंप्लीशन ऑफ प्लान में क्या होगा, प्री पेमेंट एंड ऑफ रिपेमेंट प्लान, तो उस केस में भी आरपी विल मेक रिपोर्ट, और इसमें कोई एक्सटेंशन ऑफ टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। जो टाइम उसने कहा है उस हिसाब से ही ये चीजें चलेंगी। अब आइए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कि क्या कहता है। सेक्शन 78 से ये शुरू होता है, ठीक है। 77 तक हम पढ़ चुके, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, ये इसका चैप्टर 1। पार्ट 2 गलत लिख दिया, पार्ट 3 होना चाहिए। तो ये अप्लाई किस किस को होता है, ये फ्रेश स्टार्ट में भी अप्लाई होता है, इंसॉल्वेंसी में भी और बैंक्रप्सी में भी, इंडिविजुअल पर भी लगता है और पार्टनरशिप फर्म पर भी लगता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई एसोसिएट पर ये नहीं, एसोसिएट को वोटिंग राइट नहीं होगा इसमें, जैसे वहां पर रिलेटेड पार्टी जो होती है फाइनेंशियल क्रेडिटर की, उसको राइट नहीं होता, ऐसे यहाँ पर एसोसिएट को राइट नहीं है। एसोसिएट में क्या है, एक तो इमीडिएट फैमिली मेंबर है, ठीक है, भाई हस्बैंड वाइफ बच्चे वगैरह, रिलेटिव और स्पाउस ऑफ रिलेटिव, फिर पार्टनर और
स्पाउस ऑफ पार्टनर और रिलेटिव ऑफ पार्टनर, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय डेटर का, ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट वेयर डेटर इज अ बेनिफिशियरी, कंपनी वेयर डेटर अलॉन्ग विद इट्स एसोसिएट्स ओन्स मोर देन 50% कैपिटल। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जिसमें डेटर जो है अलॉन्ग विद इट्स एसोसिएट ऊपर दे दिए, ठीक है ना, उसमें मोर देन 50% कैपिटल है तो वो भी एसोसिएट में आ जाएगा। एंड रिलेटिव मीन्स इफ दे आर रिलेटेड एज मेंबर्स ऑफ एचयूएफ ओनली फॉर दिस पार्ट और इन द मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड। तो ये एसोसिएट की डेफिनेशन है हमारी। तो एसोसिएट जो है आप ऐसे ही समझो जैसे आपका पार्ट 2 में रिलेटेड पार्टी था, तो यहां पर एसोसिएट है। अब ये जो बैंक्रप्सी डेट क्या है, बैंक्रप्सी डेट आपका ये डेट है एनी डेट ओन्ड ऑन द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। जैसे वहां पर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होती है, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट है, यहां पर क्या है बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट है। ठीक है, और उसमें क्या और इंक्लूडेड है, डेट इन विच ही बिकम्स लायबल आफ्टर द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट बाय रीजन ऑफ ट्रांजैक्शन एंटर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बैंक्रप्सी। ठीक है, तो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो उसने बैंक्रप्सी स्टार्ट होने से पहले कर रखी है जिसके लिए वो बाद में लायबल हो गया, वो भी बैंक्रप्सी डेट में इंक्लूडेड है। ठीक है, ऑन एनी इंटरेस्ट विच इज ए पार्ट ऑफ डेट और प्लस इंटरेस्ट, तो ये बैंक्रप्सी डेट है। बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट क्या है, बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट है ऑन विच ऑर्डर इज पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ पर डीआरटी है। और बैंक्रप्सी ट्रस्टी, जैसे वहां पर क्या है, वहां रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है या लिक्विडेटर है, तो यहाँ पर बैंक्रप्सी ट्रस्ट, जैसे वहां पर लिक्विडेटर, यहाँ पर समझो बैंक्रप्सी ट्रस्टी। ठीक है, इंडिविजुअल का लिक्विडेशन तो होगा नहीं, इंडिविजुअल की बैंक्रप्सी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर बैंक्रप्सी ट्रस्टी है, आईपी अपॉइंटेड एज ट्रस्टी फॉर द एस्टेट ऑफ बैंक्रप्ट। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आती है, एक आती है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की, और जब बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वहां पर आती है बैंक्रप्सी ट्रस्टी। ठीक है, कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिसको एक्सक्लूड किया गया है कि जिनके अगेंस्ट में आप एक्शन नहीं ले सकते। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने वाली ये है, बहुत सारी डेफिनेशन है, मतलब ये कुछ डेफिनेशन मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सक्लूडेड डेट क्या है, एक्सक्लूडेड डेट में जो मान लो उसके टूल्स हैं, जो उसकी बुक्स हैं, व्हीकल है या अदर इक्विपमेंट है नेसेसरी फॉर पर्सनल यूज, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या वोकेशन ऑफ द डेटर और बैंक्रप्ट। ठीक है, तो ये एक्सक्लूडेड एसेट्स में आएंगे, लेकिन प्रोवाइडेड अनएनकम्बर्ड होने चाहिए। उसके पास एक कार है, कार वो अपने पर्सनल या बिजनेस यूज में यूज कर रहा है। ठीक है, तो कार एक्सक्लूडेड एसेट में आएगी, लेकिन अगर उस कार पे उसने कोई लोन ले रखा तो वो फिर एक्सक्लूडेड एसेट में नहीं आएगी। सारी चीजों के आगे आप देखना अनएनकम्बर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एनकम्बर्ड है तो वो यहाँ पर नहीं होंगे शामिल, एक्सक्लूडेड एसेट्स में नहीं आएंगे। फिर ऐसे ही अनकम्बर्ड जो फर्नीचर है, हाउस होल्ड इक्विपमेंट है, प्रोविजंस है, जो उसकी डोमेस्टिक नीड्स के लिए जरूरी है, बैंकरप्ट या उसकी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की। फिर जो पर्सनल ऑर्नामेंट्स हैं, डेटर या उसकी इमीडिएट फैमिली के, विच कैन नॉट बी पार्टेड अवे ड्यू टू रिलीजियस यूसेज। ठीक है, कोई मंगलसूत्र है, इस टाइप की चीजें, तो वो जो पर्सनल ऑर्नामेंट्स है वो भी अगर अनएनकम्बर्ड है, अगर मान लो उसने मुथूट फाइनेंस से लोन ले रखा तो वो फिर एक्सक्लूड नहीं होगा। फिर अनएनकम्बर्ड लाइफ इंश्योरेंस या पेंशन प्लान इन द नेम ऑफ डेटर और इमीडिएट फैमिली। कई बार क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में भी लोन ले लेते हैं लोग बैंक से। ठीक है, अगर आपने लोन लिया हुआ तो वो फिर इसमें एक्सक्लूडेड एसेट्स में नहीं आएगा, अदरवाइज आएगा। ठीक है, फिर अनएनकम्बर्ड सिंगल ड्वेलिंग यूनिट ओन्ड बाय द डेटर। ठीक है, तो डेटर के नाम में अगर कोई सिंगल ड्वेलिंग यूनिट है और वो भी अनएनकम्बर्ड है तो एक्सक्लूडेड एसेट्स में आएगा, अदरवाइज वो भी नहीं आएगा। आगे देखते हैं। फिर ऐसे ही एक्सक्लूडेड डेट है, जैसे एक्सक्लूडेड एसेट्स है, यहां पर फिर कुछ एक्सक्लूडेड डेट भी है। एक्सक्लूडेड डेट में क्या है, एक तो लायबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट, भाई कोर्ट ने कोई फाइन इम्पोज किया हुआ है, या फिर कोई लायबिलिटी रिलेशन टू स्टूडेंट लोन है, या लायबिलिटी टू पे मेंटेनेंस है टू एनी अदर पर्सन अंडर लॉ। ठीक है, कोई मेंटेनेंस आपको पेमेंट करनी है तो उस केस में भी ये जो है आपका एक्सक्लूडेड डेट में आएगा, या लायबिलिटी टू पे डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस और लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, फिर पार्टनरशिप डेट क्या है, पार्टनरशिप डेट वो डेट है जिसके लिए सारे पार्टनर्स जॉइंटली लायबल है। इसका मतलब क्या
कि पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में अगर ये शुरू होगी तो कोई डेट ऐसा होता है जिसके लिए पार्टनर इंडिविजुअली लायबल, तो वो फिर इसमें नहीं आएगा। फिर क्वालिफाइंग डेट क्या है? क्वालिफाइंग डेट है वो है अमाउंट ड्यू विद इंटरेस्ट पेएबल इमीडिएटली और एट ए सर्टेन फ्यूचर डेट, लेकिन क्वालिफाइंग डेट में एक्सक्लूडेड डेट शामिल नहीं होगा। डेट टू द एक्सटेंट इट इज सिक्योर्ड वो शामिल नहीं होगा, सिक्योर्ड वाला तो अपने आप ही निकल लेगा पैसे बेच बाच के, ठीक है ना। या डेट इनकर्ड 3 months प्रायर टू फ्रेश स्टार्ट एप्लीकेशन, वो भी क्वालिफाइंग डेट में नहीं आएगा। फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस क्या है? फ्रेश स्टार्ट में ये है कि भाई आपके रिकॉर्ड्स में एंट्री हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको देना कुछ नहीं किसी को, क्योंकि आप देने की पोजीशन में नहीं हो। तो सेक्शन 80 बात करता है फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? अपने आप एप्लीकेशन लगा सकता है डेटर या थ्रू आरपी फॉर फ्रेश स्टार्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आर क्वालिफाइंग एसेट्स टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ग्रॉस इनकम उसकी 60,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सालाना है ये। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एसेट्स 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल भी भूखा नंगा है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ क्वालिफाइंग डेट जो है वो 35,000 से ज्यादा नहीं है। पॉलिटिकल रीजन से ये क्लॉज आ गई, अभी कोई आया नहीं है केसेस में, ठीक है। मान लो कोई लोन माफ करना चाहे गवर्नमेंट किसी स्टेज पे, कर देगी इस तरह से। और वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं है, उसका कोई मकान भी नहीं है, ठीक है। तो कोई भी फ्रेश स्टार्ट या इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी प्रोसेस इज नॉट सब्सिस्टिंग अगेंस्ट हिम। तो अगर ये सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं, या और फिर उसके अलावा नो फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर फॉर हिम इन द प्रीसीडिंग 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट, तो अगर ये सारी कंडीशंस होती हैं तो उस केस में क्या होगा कि उसको फ्रेश स्टार्ट अलाउ कर देते हैं कि भाई पुराना सब माफ आपका, ठीक है। एक इसमें इंटरिम मॉरेटोरियम की कॉन्सेप्ट आई थी। इंटरिम मॉरेटोरियम मैंने बताया कि जैसे ही फाइल एप्लीकेशन फाइल हो जाती है तो आपका इंटरिम मॉरेटोरियम लग जाता है। तो इंटरिम मॉरेटोरियम पीरियड विल कमेंस ऑन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। इसका इफेक्ट क्या है कि नो न्यू लीगल प्रोसीडिंग्स, कोई लीगल प्रोसीडिंग भी नहीं हो सकती, और जो पुरानी है वो सारी स्टे हो जाएगी। एंड इट विल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। जब एडमिट हो गई तो मॉरेटोरियम में लग जाएगा, जब रिजेक्शन हो गई तो ये वाला भी खत्म, ठीक है। सेक्शन 82 क्या कहता है? सेक्शन 82 कहता है कि भाई ये एप्लीकेशन जब आरपी के थ्रू फाइल होती है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, बोर्ड से पूछ लेगी कि भाई आप कंफर्म करो 7 दिन के अंदर कि इस जो आरपी के अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिन प्रोसीडिंग तो पेंडिंग नहीं है, ठीक है। और बोर्ड जो है इट विल कम्युनिकेट टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन राइटिंग, ठीक है। अगर एप्लीकेशन खुद डेटर ने फाइल की है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, बोर्ड को कहेगी कि विद इन 7 days ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन कि भाई आप एक आरपी बताओ, क्योंकि आरपी तो इसने दिया नहीं, इसने खुद एप्लीकेशन फाइल की, और बोर्ड यहाँ पर 10 दिन के अंदर रिवर्ट करेगा, ठीक है। 83 क्या कहता है? 83 ये कहता है कि आरपी विल एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड विद इन 10 days ऑफ आवर अपॉइंटमेंट। इसमें आरपी के ऊपर जिम्मेदारी दे दी, पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं देख ली एप्लीकेशन को, ठीक है ना, पहले आरपी एग्जामिन कर रहा है एप्लीकेशन को, और ही विल सबमिट ए रिपोर्ट टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कि भाई इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, और एप्लीकेशन के कंटेंट्स क्या होने चाहिए, एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा। उसमें ये रहेगा लिस्ट ऑफ ऑल डेट्स ओड एंड नेम ऑफ क्रेडिटर, इंटरेस्ट पेएबल कितना है, सिक्योरिटी हेल्ड कितनी है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसकी और उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की पिछले 2 साल की, पर्टिकुलर्स ऑफ डेटर्स पर्सनल डिफॉल्ट्स, रीजन फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन, और पर्टिकुलर्स ऑफ नॉन लीगल प्रोसीडिंग्स। और ये भी कंफर्म करना पड़ेगा कि नो प्रीवियस फ्रेश स्टार्ट इज प्रोसीडिंग इन द प्रोसीडिंग 12 months ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो 84 क्या करेगा? 84 में ये है कि अब आरपी रिकमेंड कर रहा है, अगर आरपी रिकमेंड कर रहा है और एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, या भाई ये फ्रेश स्टार्ट आपका एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर एक्सेप्ट होगा तो इन्फॉर्मेशन सप्लाइड दैट इज अनेबल टू पे द रेट, भाई जो भी कंडीशन है 20,000, 60,000, 35,000, 3 कंडीशन है, ठीक है ना। तो अगर वो सारी फुलफिल होती हैं, आरपी कहता है भाई इसकी फ्रेश स्टार्ट एप्लीकेबल है, तो उस केस में क्या होगा कि इज अनेबल टू पे द रेट एंड रीजन टू बिलीव देयर इज नो चेंज इन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ऑफ डेटर सिंस एप्लीकेशन। और रिजेक्ट होगा कि भाई अगर वो ये 20,000, 60,000, 35,000 वाली कंडीशन को
सेटिस्फाई नहीं करता तो उस केस में जो है रिजेक्ट हो सकती है। या जो डेट डिस्क्लोज्ड है वो क्वालिफाइंग डेट्स में नहीं है, या डेलिबरेटली मेक्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, तो उस केस में फ्रेश स्टार्ट की एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन के अंदर एक्सेप्ट कर लेगी या रिजेक्ट कर देगी, ठीक है, और कॉपी दे देगी क्रेडिटर को विद इन 7 days ऑफ द ऑर्डर। 85 क्या कहता है? सेक्शन 85 कहता है कि मोरेटोरियम यहाँ लग जाएगा, कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी, और जो एग्जिस्टिंग होगी, मैं सारे क्वेश्चन ले लूंगा, थोड़ा सा मुझे 10-15 मिनट दीजिए। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी और जो एग्जिस्टिंग है वो स्टे हो जाएंगे, और ही विल नॉट एक्ट एज ए डायरेक्टर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कंपनी को कंट्रोल भी नहीं करेगा। He will not dispose of any assets. He cannot travel outside India except with the adjudicating authority permission. और मॉरेटोरियम जो है ये यहाँ पर 180 दिन बाद जो है खत्म हो जाएगा एट द एंड ऑफ 180 days ऑफ एडमिशन अनलेस रिवोक्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। सेक्शन 86 क्या कहता है? सेक्शन 86 ये कहता है कि क्रेडिटर विद इन 10 days ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर ही कैन फाइल ऑब्जेक्शन टू आरपी। ये अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, मतलब इसका मान लो केस रिजेक्ट हो गया तो, ठीक है। और 87 क्या कहता है? वेयर डेटर और एनी क्रेडिटर मेक्स एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कि भाई वो आरपी को रिप्लेस करना चाहता है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? बोर्ड से पूछ लेगी, बोर्ड 10 दिन में जो है नया नाम रिकमेंड कर देगी। सेक्शन 91 क्या कहता है? सेक्शन 91 ये कहता है कि आरपी विल सबमिट एप्लीकेशन टू दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर रिवोकिंग दी फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर। कई बार ऐसा होता है कि उसकी मान लो फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया हो गई, वो 20, 60, 35 से ऊपर आ गया, तो अगर उसकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, भाई वो समझता है आरपी कि डेटर इज इनएलिजिबल फॉर फ्रेश स्टार्ट, तो आरपी विल सबमिट एप्लीकेशन फॉर रिवोकिंग दी फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर। या फिर कोई नॉन कंप्लायंस है ऑफ डेटर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड। जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड कौन सी बताई थी मैंने? कि भाई कोई he cannot act as a director, he cannot directly or indirectly control the company, he cannot dispose of any assets, he cannot travel outside India, ठीक है ना। तो ये कंडीशन, अगर इन कंडीशंस का भी वायलेशन कर देगा तो आरपी विल मेक एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कि भाई इसका फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर रिवोक कर। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन के अंदर क्या करेगी? या तो एडमिट कर लेगी या इसको रिजेक्ट कर देगी। यहाँ मॉरेटोरियम खत्म हो जाएगा और एक कॉपी दे दी जाएगी बोर्ड को फॉर रिकॉर्डिंग इन द रजिस्टर अंडर सेक्शन 196 कि भाई इसका एक बार फ्रेश स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ऐसा ना 12 महीने के अंदर दोबारा फ्रेश स्टार्ट नहीं हो सकता, तो इसके लिए इसके रिकॉर्ड में एक एंट्री कर दी जाती है, देना इसको कुछ नहीं। सेक्शन 92 क्या कहता है कि आरपी विल प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग डेट्स एंड सबमिट लिस्ट टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एट लीस्ट 7 days बिफोर एंड ऑफ moratorium period and our adjudicating authority will pass the discharge order। अब आगे देखते हैं इंडिविजुअल की जो इंसॉल्वेंसी है उसका कैसे रेजोल्यूशन होगा, इंडिविजुअल या फर्म के केस में। ये तो था फ्रेश स्टार्ट हमारा, ठीक है। ये जो पार्ट 3 है ये इसमें आता है आपका सेक्शंस 94 to 120 इसमें कवर्ड है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि इंडिविजुअल खुद भी अप्लाई कर सकता है, he can apply personally और he can apply through RP। यहाँ पर दो ही चीजें चलती हैं, डेटर या क्रेडिटर, ठीक है। यहाँ फाइनेंशियल और ऑपरेशनल नहीं है। किसके अगेंस्ट में शुरू हो रही है इंसॉल्वेंसी? या तो फर्म के अगेंस्ट में या इंडिविजुअल के अगेंस्ट में। तो डेटर जो है ही इज कमिटिंग ए डिफॉल्ट, ठीक है। इंडिविजुअल है, अप्लाई कर सकता है खुद भी या आरपी के थ्रू। पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म को अगर अप्लाई करना है इंसॉल्वेंसी के लिए, उसको क्या करना है? ही कैनॉट, पार्टनरशिप फर्म कैनॉट अप्लाई अनलेस ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स फाइल एप्लीकेशन जॉइंटली। तो सारे या मेजॉरिटी को एक जॉइंटली एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? जैसे वहां पर सेक्शन 11 में रिस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है। अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट कैनॉट फाइल, ही ऑलरेडी अंडरगोइंग फ्रेश स्टार्ट ही कैनॉट फाइल, he is already undergoing insolvency cannot file, ठीक है। और creditor may apply himself or jointly with other creditors or through RP। CIRP में भी ऐसा ही है। CRP में फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में क्या होता है? या तो वो अपने आप अप्लाई कर सकता है या जॉइंटली अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर भी यही है कि क्रेडिटर में अप्लाई हिमसेल्फ और जॉइंटली विद अदर क्रेडिटर्स या थ्रू RP। और
अगर मान लो इन केस ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म ही कैन फाइल एनी वन और मोर पार्टनर और दी फर्म। तो इस केस में अगर पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है तो आप फर्म के अगेंस्ट में भी फाइल कर सकते हो, या एक से ज्यादा पार्टनर के अगेंस्ट में भी फाइल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स की जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है, ठीक है। एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय डेट्स ओड, जो क्रेडिटर के कितने हैं, क्रेडिटर अपना बताएगा भाई मैंने इतने पैसे लेने। फेलियर बाय डेटर टू पे डेट विद इन 14 डेज ऑफ सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस, जैसे वहां पर ऑपरेशनल क्रेडिटर में क्या था, ये दोनों मिक्स कर दिए, फाइनेंशियल भी और ऑपरेशनल भी, ठीक है ना। कुछ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल वाला ले लिया ऊपर वाला कि भाई खुद कर सकता है या ज्वाइंटली एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, ये वाला पार्ट ऑपरेशनल से ले लिया कि भाई डेटर को हमने 14 दिन का डिमांड नोटिस दिया था, वहां सेक्शन 8 में डिमांड नोटिस आता ना 10 दिन का, यहाँ पर 14 दिन कर दिया कि फेलियर बाय डेटर टू पे डेट विद इन 14 डेज ऑफ सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस, और रेलेवेंट एविडेंस देगा ऑफ सच डिफॉल्ट और नॉन पेमेंट, तो क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। यहाँ इंटरिम मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा ऑन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड इट विल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन या रिजेक्शन। अब जब एप्लीकेशन आरपी के थ्रू फाइल हुई है तो वही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछ लेगा विद इन 7 डेज कि भाई बता दो कोई इसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो पेंडिंग नहीं है। अगर डेटर या क्रेडिटर ने खुद फाइल की है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछेगा ऐसा जी मेरे को आरपी का नाम बता दो, ठीक है ना, और बोर्ड जो है वो 10 दिन के अंदर रिवर्ट करेगा। ये सारे प्रोविजन वही है जो पहले थे, ठीक है। एंड वेयर डेटर ऑब्लिक क्रेडिटर वांट्स टू रिप्लेस आरपी, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, मान लो आरपी को रिप्लेस करना चाहता है डेटर या क्रेडिटर, तो ही विल मेक एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और उसके लिए वही 7 दिन के अंदर जो है विद इन 7 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछेगा, बोर्ड 10 दिन में बता देगा। वो चीज जब आप उनके साथ जोड़ करके पढ़ोगे तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा, खास बात इसमें नहीं है। आरपी विल एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड विद इन 10 डेज ऑफ हर अपॉइंटमेंट, ये रिकमेंड कर देगा कि भाई ये जो इंसॉल्वेंसी वाली एप्लीकेशन आई है इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन के अंदर ऑफ रिसीट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम आरपी विल पास द ऑर्डर, ठीक है, और कॉपी ऑफ ऑर्डर दे देगा क्रेडिटर को विद इन 7 डेज ऑफ द ऑर्डर। और ये मॉरिटोरियम जो है इट विल कमेंस एंड सीज टू इफेक्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 180 डेज बिगिनिंग विद 180 डेज ऑफ द एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ एक्सटेंशन का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना, कि 180 डेज तक ही आपका मॉरिटोरियम चलेगा। एंड मॉरिटोरियम शैल ऑपरेट अगेंस्ट ऑल दी पार्टनर्स ऑफ द फर्म, जितने भी पार्टनर हैं उनके अगेंस्ट में भी कोई सूट फाइल नहीं हो सकता जब तक ये प्रोसीडिंग चल रही है इंसॉल्वेंसी की। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक पब्लिक नोटिस इशू करेगी विद इन 7 डेज, ठीक है। सीआईआरपी में कितना था 3 दिन, लिक्विडेशन में कितना था 5 दिन, यहाँ पर कितना है 7 दिन। इनवाइटिंग क्लेम्स फ्रॉम ऑल क्रेडिटर्स विद इन 21 डेज, ठीक है। सीआईआरपी में 14 दिन था, वॉलंटरी लिक्विडेशन में 30 दिन था, यहाँ पर कितना है 21 दिन, ये ऐसे याद रखना। कम्युनिकेशन कैसे होगा, कोरियर, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड लेटर। और आरपी जो है आरपी विल सबमिट ए रीपेमेंट प्लान अलोंग विद अ रिपोर्ट विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम, ठीक है। एंड ही मे कॉल फॉर मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स आफ्टर 14 डेज बट बिफोर 28 डेज बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 दिन का इसमें नोटिस देना पड़ेगा। और जो भी प्लान बनाएगा कौन, प्लान बनाएगा डेटर खुद जिसने पैसे देने हैं। एंड क्रेडिटर में अप्रूव, मॉडिफाई या रिजेक्ट, और आरपी क्या करेगा, आरपी विल ऑब्टेन कंसेंट ऑफ द डेटर, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे उसने देने हैं, ठीक। और क्रेडिटर शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट विद द वोटिंग शेयर असाइन, ठीक है, वही अनलिक्विडेटेड अमाउंट के केस में नहीं हो सकता, ठीक है ना। और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है दे शैल बी एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर बट फॉरफिट हर राइट टू एनफोर्स सिक्योरिटी ड्यूरिंग रीपेमेंट प्लान, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इनका वोटिंग राइट नहीं होगा बट दे कैन पार्टिसिपेट एंड वोट इन द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, लेकिन अपनी सिक्योरिटी एनफोर्स नहीं कर पाएंगे ड्यूरिंग रीपेमेंट प्लान, ठीक है। और क्रेडिटर जो है विल अप्रूव द प्लान बाय 3/4 इन वैल्यू, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 75% है, वहां पर कितना है 66 है, अभी यहाँ पर 75 ही है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है।
एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में आइदर रिजेक्ट और अप्रूव द रीपेमेंट प्लान। रीपेमेंट प्लान बताया किसने? डेटर ने बताया, क्रेडिटर ने उसको मॉडिफाई किया या रिजेक्ट किया या अप्रूव किया, जो भी, विद द कंसेंट ऑफ द डेटर, ठीक है। और आरपी ने भी उसको देखा, आरपी ने देखा कि भाई इट डज नॉट रिजल्ट इन एनी कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है ना, और चांसेस ऑफ सक्सेस आर देयर, तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने पेश कर देगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की फाइनल कॉल है कि वेदर इट अप्रूव्स और रिजेक्ट द प्लान, और अगर रिजेक्ट हो गया तो डेटर या क्रेडिटर शैल बी एंटाइटल्ड टू फाइल एप्लीकेशन फॉर बैंकरप्सी। तो यहाँ पर डेटर भी कर सकता है और क्रेडिटर भी कर सकता है बैंकरप्सी की एप्लीकेशन। फिर सेक्शन 121 टू 148 ये बैंकरप्सी ऑर्डर की बात करते हैं। एक बार डेटर ने एप्लीकेशन फाइल कर दी तो एप्लीकेशन बाय डेटर कैन नॉट बी विथड्रॉन विदाउट द परमिशन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। और क्रेडिटर ने क्या किया? क्रेडिटर भी ज्वाइंटली या इंडिविजुअली एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फॉर बैंकरप्सी। ये कब आ रही है बैंकरप्सी? ये तब आ रही है जब आपका रीपेमेंट प्लान रिजेक्ट हो गया है, ठीक। भाई उसने दिया था डेटर ने रीपेमेंट प्लान, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि आरपी को लगा कि भाई ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता, या अनवायबल है, या कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ है, इस तरह से। और ये जो एप्लीकेशन है ये डेटर की या क्रेडिटर की विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिजेक्टिंग इंसॉल्वेंसी प्लान। तो आपको ये एप्लीकेशन फाइल करनी है विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। कुछ इसमें टाइम दिया गया है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, इमीडिएटली नहीं है, ठीक है। और अगर कोई डिसीज हो चुका, कोई डेटर मान लो मर गया, तो उस केस में क्या होगा कि एप्लीकेशन फाइल हो सकती है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में भी, ठीक है। इंटरिम मॉरिटोरियम यहाँ भी चलेगा ऑन मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड विच शैल ऑपरेट अगेंस्ट द ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इन केस ऑफ फर्म, ठीक है। और इसमें भी वही है, आईपी अगर प्रपोज्ड है या नहीं प्रपोज्ड है तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो और इसमें एक और बात है कि टू नॉमिनेट द ट्रस्टी, ठीक है ना। यहाँ पर बैंकरप्सी ट्रस्टी है, जैसे अब ये बैंकरप्सी प्रोसीडिंग शुरू हो गई, बैंकरप्सी मतलब समझो लिक्विडेशन, ठीक है ना। तो वहां पर लिक्विडेटर होता था, तो लिक्विडेटर को यहाँ वर्ड आप रिप्लेस कर दो बैंकरप्सी ट्रस्टी, वही चीज है। और इस केस में पूछ लेगा, जैसे लिक्विडेटर के केस में भी दोबारा पूछते हैं, तो यहाँ भी पूछ लेगा ट्रस्टी के बारे में बोर्ड से कि भाई कोई उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिन प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। और बोर्ड क्या बताएगा? बोर्ड शैल नॉमिनेट विद इन 10 days ऑफ द रिसीट, ठीक है, विद द रिसीट ऑफ डायरेक्शन कंफर्म रिजेक्ट द अपॉइंटमेंट इन राइटिंग, ठीक है। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है इस केस में बैंकरप्सी ऑर्डर इशू कर देगी विद इन 14 days ऑफ रिसीविंग द कंफर्मेशन, ठीक है। और इस ऑर्डर की कॉपी क्रेडिटर को दे दी जाएगी विद इन 7 days ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर। और अब जब इसका इफेक्ट क्या है, जैसे वो लिक्विडेशन ऑर्डर होता ना, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका बैंकरप्सी ऑर्डर हो रहा है। तो इस बैंकरप्सी ऑर्डर का क्या इफेक्ट होगा? जो एस्टेट ऑफ बैंकरप्ट है, जो हमने एस्टेट उसकी बनाई थी, जैसे वहां पर सीआईआरपी में हम क्या बनाते हैं, या लिक्विडेशन में लिक्विडेशन एस्टेट, यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, उसके एसेट्स, ठीक है ना। कुछ उसमें से एक्सक्लूड कर दिए या कुछ डेट हमने एक्सक्लूड कर दिए। भाई वहां पर भी तो डेट और एसेट्स का हिसाब किताब करते हैं ना हम सीआईआरपी या लिक्विडेशन में, तो यहाँ पर भी ये है कि उसके एसेट्स जो भी हैं उसमें से कुछ एसेट्स उसमें से एक्सक्लूड कर दिए क्योंकि पर्सनल नेचर के हैं वो, या उसके बिजनेस या प्रोफेशन में काम में आते हैं, या उसकी पर्सनल नेचर के हैं, ठीक है। वो भी तब जब वो अनएनकम्बर्ड है तब, अदरवाइज नहीं। तो जो एस्टेट है बैंकरप्ट की, इट विल वेस्ट इन द बैंकरप्सी ट्रस्ट। जैसे यहाँ पर लिक्विडेटर सारी चीज का मालिक हो जाता है, यहाँ पर बैंकरप्सी ट्रस्टी, और जो एस्टेट है ये डिवाइड हो जाएगी अमंग क्रेडिटर्स, जो भी उसके क्रेडिटर्स है उसके बीच में डिवाइड हो जाएगी। अब ये जो बैंकरप्सी ऑर्डर है, इट शैल नॉट इफेक्ट द राइट्स ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर टू रियलाइज हर सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो जो बैंकरप्सी ऑर्डर है इससे जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसका राइट इफेक्ट नहीं हो रहा टू रियलाइज हर सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है ना। इफ ही टेक्स एक्शन टू रियलाइज विद इन 30 days ऑफ द सेड ऑर्डर, उसको 30 दिन दिए जाते हैं कि भाई आप अपना जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको रियलाइज कर लो, ठीक है। एंड वेयर बैंकरप्सी ऑर्डर इज पास्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिटर, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो बैंकरप्ट होगा ही विल सबमिट ए स्टेटमेंट ऑफ हर
फाइनेंशियल पोजीशन टू ट्रस्टी विद इन 7 days फ्रॉम कमेंसमेंट डेट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, जैसे वहां पर क्या हो रहा है, CIRP में क्या हो रहा है, क्लेम्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लेम्स वगैरह तो आने नहीं, तो यहाँ पर एक क्रेडिटर ने एप्लीकेशन दी, तो जो बैंकरप्ट है वो अपनी पोजीशन देगा टू ट्रस्टी विद इन 7 days फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी shall send notice to creditor within 10 days of the bankruptcy order। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है क्रेडिटर को नोटिस देगी विद इन 10 days ऑफ द बैंक्रप्सी ऑर्डर, और पब्लिक नोटिस आएगा इसमें, पब्लिक ऑर्डर टू इनवाइट क्लेम्स फ्रॉम क्रेडिटर्स। वही इंग्लिश लोकल न्यूज़पेपर में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब DRT के प्रीमिसेस में लगेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर लगेगा। क्रेडिटर अपने क्लेम्स देगा बैंक्रप्सी ट्रस्टी को विद इन 7 days। यहाँ पर पीरियड कितना है, 7 days का। और बैंक्रप्सी ट्रस्टी क्या करेगा, विद इन 14 days ऑफ कमेंसमेंट। ये सारी डेट्स हैं, याद करनी होगी। तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी 14 दिन के अंदर ऑफ कमेंसमेंट डेट वो अपनी एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बना लेगा। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ क्रेडिटर पहले भी बनी थी, RP ने भी बनाई थी जब इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर ये दोबारा बना रहा है बैंक्रप्सी ट्रस्टी, क्योंकि ये क्लेम्स आ रहे हैं दोबारा यहाँ पर। ठीक है ना, पब्लिक नोटिस हो रहा है, क्लेम्स आ रहे हैं, और 21 दिन के अंदर एक क्रेडिटर्स की मीटिंग कॉल करेगा, और जो ट्रस्टी है वो कन्वीनर होगा ऑफ द मीटिंग। जैसे वहां पर चेयरपर्सन होता है, COC का चेयरपर्सन वही होता है। ठीक है ना, लिक्विडेशन में भी वही सारी मीटिंग्स को चेयर करता है लिक्विडेटर। ऐसे यहाँ पर जो बैंक्रप्सी ट्रस्टी है वो कन्वीनर हो जाएगा मीटिंग्स, वही कोरम डिसाइड कर देगा, एंड ही विल नॉट एडजर्न द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स फॉर मोर देन 7 days एट ए टाइम। आगे देखते हैं। A creditor shall not be entitled to vote in respect of a debt for an unliquidated amount। अगर कोई डेट अभी क्रिस्टलाइज नहीं हुआ, लाइबिलिटी क्रिस्टलाइज नहीं हुई, तो उस केस में क्रेडिटर जो है he will not be entitled to vote। एसोसिएट वोट नहीं कर सकता, कोई अनलिक्विडेटेड अमाउंट वाला वोट नहीं कर सकता। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है वोटिंग के ऊपर। ठीक है, वोटिंग कितनी है, 3/4 75%। बैंक्रप्सी ट्रस्टी shall submit the report on a state of bankrupt in the meeting of creditor। ठीक है, जो बैंक्रप्सी ट्रस्टी है वो रिपोर्ट देगा ऑन स्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट इन द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, और COC अप्रूव करेगी रिपोर्ट को विद इन 7 days ऑफ रिसीट ऑफ रिपोर्ट एंड डिटरमिन वेदर ही कैन बी रिलीज्ड और नॉट, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो जो COC यहाँ पर वो अप्रूव करेगी रिपोर्ट को विद इन 7 days ऑफ रिसीट ऑफ द रिपोर्ट। और फिर ट्रस्टी क्या करेगा, ट्रस्टी अप्लाई करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉर डिस्चार्ज ऑर्डर। ठीक है, वो अनडिस्चार्ज था अभी, अब ये डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम कमेंसमेंट डेट और विद इन 7 days ऑफ अप्रूवल ऑफ COC और कंप्लीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जैसे इसमें, जैसे वहां लिक्विडेशन में 1 साल का पीरियड है, तो यहाँ पर भी 1 साल का पीरियड दे रखा है इसमें। ठीक है, अगर उससे पहले कंप्लीट हो जाए तो जब अप्रूवल हो गया उसके 7 दिन के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम 1 year। ए बैंकरप्ट शैल बी डिस्क्वालीफाइड, जो बैंकरप्ट है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं अपॉइंट हो सकता। ही कैन नॉट बी ए पब्लिक सर्वेंट, ही कैन नॉट बी इलेक्टेड टू पब्लिक ऑफिस, ही कैन नॉट बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी। ठीक है, इसके अलावा ही शैल नॉट एक्ट एज ए डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी, ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन आवर एसेट्स, ही इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म आवर पार्टनर दैट इज गोइंग थ्रू बैंक्रप्सी प्रोसेस, एंड इज नॉट परमिटेड टू ट्रेवल ओवरसीज। बाहर भी ट्रेवल वो नहीं कर सकता, तो इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। ठीक है, जैसे लिक्विडेटर को भी कभी भी चेंज कर सकते हो आप, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को भी कभी भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर COC जो है वो बैंक्रप्सी ट्रस्टी को भी कभी भी चेंज कर सकती है, क्योंकि 1 साल का पीरियड है। 1 साल में 75% वोटिंग से कभी भी आप बैंक्रप्सी ट्रस्टी को चेंज कर सकते हो। वही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर देगी या COC अप्लाई करेगी, क्योंकि बैंक्रप्सी ट्रस्टी को तो हटा ही रहे हो। ठीक है ना, तो वो क्यों अप्लाई करेगा, तो जो कमेटी है वो अप्लाई कर देगी विद इन 7 days टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछ लेगी 10 दिन के अंदर, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल पास द ऑर्डर विद इन 14 days ऑफ रिसीविंग द रिकमेंडेशन। ठीक है, ये खुद भी रिजाइन कर सकता है बैंक्रप्सी ट्रस्टी, अगर उसने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी हो एज IP, ये बैंक्रप्सी ट्रस्टी भी IP ही बनेगा। ठीक है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो रिश्तेदार है कुछ है, और तो उस केस में क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 7 दिन के अंदर बोर्ड से पूछेगी और बोर्ड 10 दिन के अंदर
नॉमिनेट करेगा और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन के अंदर ऑर्डर पास करेगा। जो एस्टेट ऑफ बैंकरप्ट है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूडेड एसेट्स। एक्सक्लूडेड एसेट्स की डेफिनेशन हम डेफिनेशन पार्ट में देख चुके हैं। उसमें अनएनकम्बर्ड कुछ चीजें आती हैं, अनएनकम्बर्ड पर्सनल एसेट्स आते हैं, अनएनकम्बर्ड सिंगल ड्वेलिंग यूनिट आता है, अनएनकम्बर्ड एसेट्स आते हैं जो उसके बिजनेस या प्रोफेशनल यूज में आते हैं, ठीक है, या रिलीजियस यूजेस में जो ऑर्नामेंट्स यूज होते हैं वो हेल्ड बाय हिम और इमीडिएट फैमिली मेंबर, ठीक है। प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द बैंकरप्ट ऑन ट्रस्ट फॉर एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे के तो वो नहीं आएगी नेचुरल, ठीक है ना। ऑल सम्स ड्यू टू वर्कमैन एम्प्लॉय फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी फंड, ये भी इसमें नहीं आएगी। भाई कोई इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है ना, जो एम्प्लॉयज का पैसा है, एम्प्लॉयज का पीएफ का या ग्रेच्युटी फंड का पैसा है, वो तो उसका पैसा नहीं है ना, वो तो एम्प्लॉयज का पैसा है, ठीक है ना, तो उसको बैंक एस्टेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड सच एसेट्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद एनी फाइनेंशियल रेगुलेटर, ये भी कुछ नोटिफाई नहीं हुआ है। अब इसमें क्या है कि वेयर एस्टेट ऑफ बैंकरप्ट consists of actionable claims, they shall be deemed to be assigned to the bankruptcy trustee without any notice of assignment। अगर कोई actionable claims है, कोई अमाउंट है, रिकवरेबल है जो बैंकरप्ट के पास है, तो ये मान लिया जाएगा कि इट हैज बीन असाइंड टू द बैंकरप्सी ट्रस्टी बाय वर्च्यू ऑफ द बैंकरप्सी ऑर्डर बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उसके लिए कोई असाइनमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय बैंकरप्ट, ठीक है, बिटवीन द एप्लीकेशन टू कमेंसमेंट डेट इज वॉइड, ठीक है। तो और इसमें जिसको मान लो ट्रांसफर कर दी, एक बंदे ने बैंकरप्सी की एप्लीकेशन लगा रखी है, उसके बीच में एप्लीकेशन ट्रांसफर कर दी, ठीक है ना, तो ये वॉइड होगी। और जिसने प्रॉपर्टी खरीदी, चाहे उसने गुड फेथ में खरीदी हो, फॉर वैल्यू खरीदी हो, विदाउट नोटिस ऑफ, उसको कह देगा जी मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि इसने बैंकरप्सी की एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, तो भी ये जो है इट विल नॉट गिव राइट टू एनी पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर जिस बंदे ने उसके बाद अगर खरीद ली, इफ एनी पर्सन एक्वायर्ड एनी आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम बैंकरप्ट इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू, ठीक है, तो इट कैन नॉट बी टेकन बाय द बैंकरप्सी ट्रस्ट। जो आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मतलब उस जो एप्लीकेशन लगाने के बाद में एक्वायर की वो, ठीक है। तो इफ इट इज ट्रांसफर्ड इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू, वो बैंकरप्सी ट्रस्टी उसको वापस नहीं ले सकता। कोई ओनर्स प्रॉपर्टी है, ओनर्स प्रॉपर्टी हमने CIRP में भी देखी थी, कोई अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसमें खर्चा ज़्यादा होना है, प्राप्ति कम है, कोई प्रॉपर्टी है जो अनसेलेबल है या जिसमें इट में गिव राइज टू ए क्लेम, ठीक है ना, या ट्रस्टी में डिस्क्लेम विद द परमिशन ऑफ COC। जैसे वहाँ पर भी क्या होता है कि कोई भी ओनर्स प्रॉपर्टी है तो आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के परमिशन से उसको डिस्क्लेम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी वो फिर अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शंस की बात है, तो ट्रस्टी में अप्लाई टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर ऑर्डर टू डिक्लेयर इट वॉइड, ठीक है। जैसे वहाँ पर भी वो ट्रांजेक्शन होती है, प्रेफरेंशियल, अंडर वैल्यूड, एक्सटॉर्शनेट, ठीक है ना, फ्रॉडलेंट। यहाँ पर भी वही है कि कोई ऐसी ट्रांजेक्शंस हैं और वो ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर भी जो पीरियड है वो ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू 2 years ending on the filing of the application for bankruptcy, ठीक है। और caused bankruptcy trustee bankruptcy process to be triggered, तो ऐसी कोई ट्रांजेक्शंस हैं तो उस केस में क्या होगा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर वो सिर्फ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तब तो ऑर्डर नहीं पास करेगी, अदरवाइज यू कैन पास एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग सच ट्रांजेक्शंस एज अंडर वैल्यू। कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती है? गिफ्ट दे दी किसी को, या कोई कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय द बैंकरप्ट, या इट इज इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, या इन कंसिडरेशन इज सिग्निफिकेंटली लेस देन द वैल्यू प्रोवाइडेड बाय द बैंकरप्ट, तो उस केस में ये अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शंस दे मे बी सेट असाइड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस, ठीक है, वही प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन में भी यही है कि इफ एंटर्ड विद एसोसिएट ड्यूरिंग 2 years, तो यहाँ पर जैसे वहां पर रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी होता है ना 2 साल और 1 साल, तो यहाँ पर क्या है एसोसिएट है, तो एसोसिएट के साथ 2 साल और एनी अदर पर्सन में 6 महीने, जैसे वहां पर कितना है 1 साल। फिर कोई एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शंस है, ये भी 2 साल, ठीक है। एंड इफ ए बैंकरप्ट डाइज ड्यूरिंग बैंकरप्सी प्रोसीडिंग,
तो प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेंगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में, ठीक है। और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज्ड बैंकरप्ट का, ही कैन क्लेम दी फ्यूनरल एंड टेस्टामेंटरी एक्सपेंसेस which shall rank equally to the secured creditors in priority followed under section 178। और अगर कोई सरप्लस बच जाता है तो आफ्टर पेमेंट इन फुल विद इंटरेस्ट टू ऑल क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ बैंक्रप्सी एक्सपेंसेस, बैंक्रप्सी लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी एंटाइटल्ड टू दी सरप्लस, ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, जैसे वहां पर सेक्शन 53 है, यहाँ पर भी वाटरफॉल मैकेनिज्म है। सबसे पहले बैंक्रप्सी प्रोसेस, वहां पर क्या था, CIRP कॉस्ट या लिक्विडेशन कॉस्ट। यहाँ पर बैंक्रप्सी कॉस्ट की, बैंक्रप्सी प्रोसेस की कॉस्ट। वर्कमैन ड्यूज है 24 में, वहां पर भी सेम है। डेट्स ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, दोनों पेरी पैसे, ठीक है, वहां पर भी वही है। वेजेस एंड अनपेड ड्यूज टू एम्प्लॉइज, वहां पर भी सेम है 12 मंथ्स। फिर अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट 2 ईयर्स, वहां पर भी सेम है। ऑल अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स डेट्स, और फिर जो सरप्लस है remaining for paying interest on debt for the period of outstanding since bankruptcy commencement date, ठीक है। तो ये हमारा इसमें वाटरफॉल मैकेनिज्म। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ पर कौन है, DRT है, ठीक है। DRT हैविंग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जहाँ पर डेटर रहता है या बिजनेस करता है या ही पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, ठीक है। एंड नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर एक्ट, DRT shall have jurisdiction to entertain any suit proceeding by or against the individual debtor and question of priorities, law and facts under the code। तो DRT के पास ये सारी jurisdiction है। और moratorium period जो है ये it will be excluded for the purpose of limitation, जैसे वहां पर भी सेम ही है। अब DRT का जो ऑर्डर आ गया उसके अगेंस्ट में आपको अपील करनी है, 30 डेज मिलेगी प्लस 15 डेज का एक्सटेंशन है। अपील कहां पर होगी, DRT, ठीक है। तो ऑर्डर कैन बी चैलेंज, 45 डेज पीरियड है प्लस 15 डेज का एक्सटेंशन इसमें मिल सकता है इन सुप्रीम कोर्ट इफ इट इज ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। और अगर अपील इज नॉट फाइल्ड विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड, तो जो चेयरपर्सन है ऑफ DRT उसको स्पेशल पावर है कि कैन एक्सटेंड इट बाई 10 डेज। इसके बाद हमने एक चार्ट बना दिया कि कैसे कैसे कितना कितना पीरियड है, ठीक है। नॉर्मली जैसे 82 सबसेक्शन क्या कहता है, इसमें कहता है टू नॉमिनेट ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद इन 10 डेज ऑफ रिसीविंग द डायरेक्शन इशूड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कहीं 10 दिन है, कहीं 7 दिन है, तो इसको आप याद कर सकते हैं इस पीरियड को, ठीक है। नॉमिनेट बैंक्रप्सी ट्रस्टी को नॉमिनेट करना 10 दिन है। अपील के लिए 30 + 45 है। अपील टू सुप्रीम कोर्ट 45 + 15 है। स्पेशल पावर है 10 दिन की, ठीक है। फिर फ्रेश स्टार्ट के लिए भी हमने एक पीरियड बना दिया आपको कि फ्रेश स्टार्ट कैसे करना है आपको, तो उस केस में भी जो है एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट बाय RP फ्रॉम आवर अपॉइंटमेंट, 10 दिन इसको मिलेंगे RP को, क्योंकि RP ही एग्जामिन करेगा पहले एप्लीकेशन को, फिर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है DRT उस पर डिसीजन लेगी, ठीक है। NCLT के बाद 14 दिन है। अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन देनी है बाय डेटर या एनी अदर पर्सन एज रिक्वेस्टेड बाय RP, उसके लिए 7 दिन का पीरियड है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसमें भी अलग अलग पीरियड है, ठीक है। तो ये याद कर सकते हैं आप। नोटिस यहाँ पर 7 दिन का है, जैसे वहां 3 था वहां 5 था, यहाँ 7 दिन। फिर बैंक्रप्सी ऑर्डर के भी अलग अलग डेट्स है, तो ये डेट्स आपको सारी याद करनी है। उसके बाद में कुछ इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल की जो इंसॉल्वेंसी है बैंक्रप्सी है उस पर भी 8 नंबर की केस स्टडीज है। सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है, किताबों में भी कुछ नहीं मिल रहा। केस स्टडीज ऑन फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट तो बहुत आसान है, फ्रेश स्टार्ट आ जाए तो समझ लो बहुत ही बढ़िया है। तो भाई फ्रेश स्टार्ट में है क्या, आपको 3 चीजें देखनी है, 20, 35, 60, बस 20, 35, 60 ही आपको याद करना है। अगर उन कंडीशंस में आता है तो फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सोल्यूशन इसमें हमने दे रखा है, इसको आप देख सकते हो क्या है, और एक्सक्लूडेड डेट आपको शामिल करना नहीं करना वो चीज है इसमें। फिर इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स की, ठीक है।
इन पे भी केस स्टडीज आएंगी। इसमें क्या हो सकता है, एक तो सिंपल केस हो सकता है इंडिविजुअल का, ही इज ट्राइंग टू रिगल आउट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड लुकिंग फॉर अ वे आउट, ठीक है, तो ये एक इशू हो सकता है ये। और एक क्या हो सकता है, सिंपल केस ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए पार्टनरशिप फर्म। भाई पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में अगर आपने प्रोसीड करना है, फॉरेनर एज ए डेटर होगा तो क्या पोजीशन होगी, पोजीशन ऑफ माइनर एज ए पार्टनर इन अ फर्म, माइनर की क्या पोजीशन होगी एज ए पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है। फिर एक्सक्लूडेड डेट्स के ऊपर आ सकता है कि एक्सक्लूडेड डेट में क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं है। फिर लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, अगर रॉन्गफुल एक्ट्स है बाय पार्टनर, उस केस में क्या सिचुएशन होगी। अगर किसी पार्टनर ने मिस अप्रोप्रिएशन कर लिया, उसकी क्या पोजीशन है। एस्टेट ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर क्या है, या एक्ट्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उस केस में क्या पोजीशन है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जो हमने एनालाइज की हैं कि जिसके ऊपर केस स्टडी को बना सकता है, ठीक है। भाई केस तो है नहीं कोई अभी। फ्रेश स्टार्ट में क्या है कि मीनिंग ऑफ द वर्ड एनुअल का मतलब क्या है, इनकम का मतलब क्या है। भाई उसने लिखा ग्रॉस एनुअल इनकम आपकी 60 लाख होनी चाहिए। अब ग्रॉस में एनुअल का मतलब क्या है, इनकम का मतलब क्या है, पूछ सकते हैं। ओनरशिप का क्या मतलब है, ओनरशिप एंड ड्वेलिंग हाउस, लिखता है ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग हाउस, तो ओनरशिप में क्या इंक्लूडेड है या ड्वेलिंग हाउस में क्या इंक्लूडेड है, ठीक है ना। एंड वेदर ए डेटर कैन डिस्प्यूट द क्लेम अंडर सेक्शन 194, इसमें भी केस स्टडी आ सकती है। फिर पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है, पब्लिक ऑफिस का मतलब क्या है, ठीक है ना, लिखा है ना रिस्ट्रिक्शन है ना बैंक्रप्सी ट्रस्टी की। बैंक्रप्ट जो होगा, ही कैन नॉट बी ए पब्लिक सर्वेंट या ही कैन नॉट बी अटैच विद ए पब्लिक ऑफिस। फिर रेजिग्नेशन बैंक्रप्सी ट्रस्टी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ और सिचुएशंस देखते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ये मैं आज आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा हम ग्रुप में भी डिस्कस करें, आप भी मटेरियल खोजें इस पे, और मेरे पास तो मटेरियल है ही, तो इसको भी हम अलग से फिर डिस्कस करेंगे। एक तो इसमें ये कि नो प्रायर अप्रूवल इज मैंडेटेड एज पर सेक्शन 153, बट द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शुड एक्सप्लेन द अर्जेंसी और सर्कमस्टांसेस इन केस ऑफ ए पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। इसमें क्या है कि बैंक्रप्सी ट्रस्टी को कोई भी डिसीजन लेने से पहले कमेटी से पूछना जरूरी नहीं है, ही कैन टेक ए डिसीजन, ठीक है ना, बट ही हैज टू एक्सप्लेन दी अर्जेंसी और सर्कमस्टांसेस इन केस ऑफ ए पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। जैसे वहां पर क्या है, वहां तो सीओसी सुप्रीम होती है, ठीक है ना, आरपी में जो सीआईआरपी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ कोई अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है सेक्शन 153 अगर हम पढ़े। फिर लिखता है कि भाई एस्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट विल वेस्ट इन द बैंक्रप्सी ट्रस्टी, तो वेस्ट का क्या मतलब है, ठीक है। फिर एक्शनेबल क्लेम क्या है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन एक्शनेबल क्लेम, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्शनेबल क्लेम, और एक्शनेबल क्लेम और अदर गुड्स में क्या फर्क है, और जो एक्शनेबल क्लेम्स है क्या वो असाइनेबल है। हमने पढ़ा कि एक्शनेबल क्लेम जो है दे विल स्टैंड ऑटोमेटिकली असाइन्ड टू द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। फिर नॉलेज टू द बीटी, भाई कई बार ये भी लिखा है कि नॉलेज का मतलब क्या है, इसमें लिखा है कि अगर उसकी नॉलेज में है तो, ठीक है, नॉलेज टू द ब्यूटी इम्प्यूटेड एज नॉलेज टू द सक्सेसर, ठीक है, कि भाई अगर कोई बैंक्रप्सी ट्रस्टी को नॉलेज है तो ये मान लिया जाएगा कि उसके सक्सेसर को भी, क्योंकि बैंक्रप्सी ट्रस्टी चेंज हो सकता है ना, जैसे लिक्विडेटर चेंज होता है या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल चेंज होता है, तो अगर एक बैंक्रप्सी ट्रस्टी को नॉलेज है तो ये मान लिया जाएगा कि उसके सक्सेसर को भी नॉलेज है। लेकिन अगर कोई पर्सनल नॉलेज थी उसको बिफोर बिकमिंग बैंक्रप्सी ट्रस्टी, तो क्या वो नॉलेज है या नहीं, वो नहीं है। इस तरह से बहुत सारी सिचुएशंस इसमें आ सकती हैं। फिर अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शंस और जो ट्रांजेक्शंस गिविंग प्रेफरेंस है, इसमें क्या फर्क है, ठीक है। तो ये सारी केस स्टडीज है, ये मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूँ। ये पीपीटी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, ठीक है ना। इसमें तो सिंपल है, ये हमने क्वेश्चन आंसर टाइप बना दिया, तो इसको आप देख लेना कि क्या है। वो पूछ लेता है भाई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, ये है, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्या है, ठीक है। तो फ्रेश स्टार्ट में क्या है, वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, भाई 3 ही क्वेश्चन है, 20, 35, 60, ठीक है ना। इस केस में क्या हुआ कि क्वालिफाइंग डेट उसके 35,000 से ज्यादा है, तो वो फ्रेश स्टार्ट में नहीं आ सकता, ठीक है ना। अगर मान लो 20,000 होते तो फ्रेश स्टार्ट हो जाता उसका, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ लगानी है, डीआरटी में लगानी है। पार्ट 3 इसमें क्या है, इट शैल अप्लाई टू मैटर्स, तो यहाँ पर क्या है, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट जो है 1000 से कम नहीं होना चाहिए। ये फिर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एक केस स्टडी है। अब ये है कि भाई एक
ऑपरेशनल क्रेडिटर है, ठीक है। यहाँ तो क्रेडिटर ही बोलेंगे, क्या ऑपरेशनल और फाइनेंशियल वाली बात नहीं। एक आदमी ने फर्म को कुछ सप्लाई किया, फर्म उसके पैसे नहीं दे रही, ठीक है ना, तो क्या होगा इसके ऑप्शंस क्या है? वो खुद भी इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो फ्रिस्की क्रिएशंस ये पार्टनरशिप फर्म है। इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग हैंडमेड डेकोरेटिव पीसेस। इसके 3 पार्टनर रोहन, तुषार और झिलमिल, ठीक है। इन्होंने परचेजेस की। एक था पीयूष, ये प्रोपराइटर था पीयूष हैंडीक्राफ्ट्स का, ठीक है। अब इसने सप्लाई किया 5 लाख रुपए का, किसको? क्रिएटिव आर्ट्स को, ठीक है। आफ्टर रीजनेबल पीरियड द सप्लायर डिमांडेड इट्स पेमेंट बट द क्रिएटिव आर्ट डिड नॉट मेक द पेमेंट। अब ये जो फ्रिस्की क्रिएशंस थी, इसने पेमेंट नहीं करी इसको, तो उस केस में क्या क्या ऑप्शंस है? ये खुद इनिशिएट कर सकता है उस पार्टनरशिप फर्म में जिसने पेमेंट नहीं करी, ठीक है। आरपी के थ्रू जा सकता है और किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट में भी फाइल कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? डॉक्यूमेंट्स में डेट्स ओड का बताएगा एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, फिर फेलियर का बताएगा विद इन 14 डेज, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे वहां पर 10 डेज का पीरियड है सेक्शन 8 में, यहाँ पर 14 डेज का है। फिर रेलेवेंट एविडेंस देगा कि डिफॉल्ट का या नो पेमेंट ऑफ डेट, ठीक है। रिकोर्स कोई दूसरे भी क्रेडिटर है, वो क्या यार इस फर्म ने तो हमारी भी पेमेंट नहीं करी, ठीक है ना, तो दे में ऑल्सो ज्वाइन अलॉन्ग विद पीयूष या दे में फाइल सेपरेटली इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एप्लीकेशन। तो इतना ही है इसमें। इसको जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आप भी थोड़ा स्टडी करना। ये जो डिफरेंट सिचुएशंस है, आई हैव गॉट द आंसर्स, ठीक है ना, तो फिर उनको अलग से हम डिस्कस कर सकेंगे। अब आप कुछ क्वेश्चन जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं।